Hello students, in this video we will discuss about drawbacks of Rutherford model. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, रदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट किया था। पहले थॉमसन मॉडल आया, उसमें कोई न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अभी रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट वन जिसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर बोला कि एक न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। दे हैव द ऑर्बिट्स होते हैं, दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। इस तरह का मॉडल जो थॉमसन को ऑब्सोलीट करके रदरफोर्ड ने दिया। नाउ देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड फ्रॉम दिस मॉडल, और ये मॉडल भी उस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दैट इज व्हाई इट आल्सो फेल्ड आफ्टर सम टाइम। तो ऐसी क्या वजह थी जो रदरफोर्ड के मॉडल में सक्सेसफुल नहीं थी, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसको उन्होंने एक प्लेनेट की तरह कंपेयर किया कि जैसे प्लेनेट है वो दे रिवॉल्व अराउंड द सन। तो प्लेनेटरी मोशन से उन्होंने कहा कि जैसे बिटवीन अ प्लेनेट एंड अ सन देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरीके से वो बंधे हुए हैं एंड दिस इज हाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस इज रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह दो अगर चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में भी इस तरह की मोशन है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग थी। प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज। तो अब ए मूविंग चार्ज विल अंडरगो एक्सेलरेशन। आपको पता हो एक सर्कुलर मोशन में इवन इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, तो भी इसमें एक्सेलरेशन होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो एक मूविंग चार्ज वुड एक्वायर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसमें आ जाएगा, ये आप फिजिक्स में बेहतर पढ़ते हो। तो अ मूविंग चार्ज यानी एक चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विल एक्वायर एक्सेलरेशन। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, अगर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड, तो उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करनी चाहिए। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट करते हैं हम उस चार्ज पार्टिकल को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलनी चाहिए, यानी एनर्जी निकलनी चाहिए। अब इसमें से अगर एनर्जी लगातार रेडिएट हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करेगा और उसकी वेलोसिटी जो कम होती रहेगी। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो छोटा होता रहेगा एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन विल सिंक इनटू द न्यूक्लियस। तो जो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, या जिसे भी उसमें घूमते हैं, द प्रॉब्लम वाज दिस कुड नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है, तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आए। तो अगर हम इसका एक दूसरा पहलू देखें कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन घूम ही ना रहे हो, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो, तो वो एक्सीलरेशन वाली बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींच लेगी एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल सिंक इनटू द न्यूक्लियस अगेन, फिर वो थॉमसन मॉडल ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसके इसके इन सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए बोहर मॉडल वाज मोर सक्सेसफुल। बोहर मॉडल काफ़ी डिटेल्ड है। उससे पहले आप ये देख लो, अभी 19th सेंचुरी में जो स्टडीज हो रही थी ड्यूअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर काफ़ी स्टडी हो रही थी, और इसमें दो पहलू थे। वन वाज फ्रॉम मैक्सवेल, जिन्होंने इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। उन्होंने पूरा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पहले जानेंगे। बाद में प्लैंक वाज अ साइंटिस्ट हु प्रपोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने पार्टिकल नेचर पर बात की। तो ये ड्यूअल नेचर के बारे में काफ़ी सारी खोज हो रही थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर काफ़ी स्टडी हो रही थी। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले हम देखेंगे। यानी जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज होता है तो रेडिएशन करता है। तो इन सबको स्टडी करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी गई, वो हम बात करेंगे। तो मैक्सवेल ने ये रिवील किया कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वेव नेचर उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैक्सवेल ने एक डिटेल्ड थ्योरी दी
हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन काफ़ी जटिल है, लेकिन उसके जो नेचर, जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको जानने चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चार्ज पार्टिकल का इंट्रैक्शन होता है, ये चीज़ जानने के लिए मेन पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आर। तो इसमें क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है। यानी तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और मूवमेंट ऑफ द वेव है। तो प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अनलाइक साउंड वेव्स आर मटेरियल वेव्स, दे नीड मीडियम टू ट्रेवल। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जैसे सन से जो लाइट हमारे पास आती है तो बहुत सारे वैक्यूम से होकर ट्रेवल करती है। तो ये एक मेन पॉइंट है। उसके बाद जो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थोड़ा सा जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि आप उनकी वेवलेंथ की टर्म्स में उनको पढ़ सकते हो या उनकी फ्रीक्वेंसी। जैसे तीन चार चीज़ें इसकी हम जानेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। तो कंप्लीट एक रेंज आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। अभी हम जो लाइट आती है सन से उसके स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो बेसिकली एक वेव के लिए आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। दो ही चीज़ों से करेक्टराइज होती है एक वेव। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्टलाइज करके बताता हूँ। मान लो ये एक वेव है, ठीक है, एक टिपिकल वेव है जो ऐसे चले, ठीक है, ये ऐसे चलती रहेगी। तो आपका ये ट्रफ्स, ये इसकी जो क्रेस्ट हैं, दो क्रेस्ट हैं, चोटी हैं, और दो ट्रफ्स हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल, वन क्रेस्ट टू दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, या फिर आप कह लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, जब एक कंप्लीट वेव का साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ द वेव और लैम्डा। तो लैम्डा है विच इज वेवलेंथ, वेव कितनी लंबी है, लैम्डा, एंड मेन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और अगर ये वेव जल्दी जल्दी ऐसे ट्रेवल हो रही है, यानी एक सेकंड में वो कितने सर्कल्स कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू और फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दो ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से विपरीत होती हैं। यानी किसी की लंबी वेवलेंथ होगी तो जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और कम फ्रीक्वेंसी वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स एक वेव कितने कंप्लीट करती है एक सेकंड में, और वेवलेंथ वो कितनी एक उसका एक कंप्लीट साइकिल कितना बड़ी लेंथ का है, मीटर में हम सिंपली इसको माप सकते हैं, ठीक है। तो इनके सिंबल्स हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से न्यू से दिखाते हैं, न्यू है सिंबल, और हर्ज में मापते हैं, हर्ज मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। वेवलेंथ सिंपल मीटर में हम मापते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये रिलेशनशिप आप याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट। अब स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है जहाँ पर अलग अलग कलर की लाइट हम विजुअल स्पेक्ट्रम में देखते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लाइट भी हैं जो हमें नजर ही नहीं आती। तो आप ये पूरा स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का एक ये हिस्सा नजर आता है विच इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसके लिए हमारी आईज में सेंसेशन है, बाकी चीजें हम देख नहीं पाते। जैसे एक्सरेज आपने सुना होगा, हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, एक्सरे मशीन होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आपने सुना होगा, माइक्रोवेव है, एफएम है, रेडियो वेव्स है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम इनका असर देख सकते हैं। तो ये जो सब रेडिएशंस हैं, ये पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम है जो आपको स्टडी करना है। ये इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ें। इसके कंटिन्यूएशन में आई विल शेयर द सेकंड वीडियो जिसमें मैं इस स्पेक्ट्रम को डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।